everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो बेसिक्स डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखती है, और इन लेयर ऑफ गैसेस को ही हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। एटमॉस्फेयर जहाँ पर हम बैठे हैं, जो अर्थ का सरफेस है, वहाँ से ऊपर तक अराउंड 300-320 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। एंड एयर इनविजिबल है। अब हमारे आसपास एयर है, लेकिन क्या हमें दिखाई दे रही है? क्या उसका कोई कलर है, या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? तो यस, ना उसका कोई कलर है, ना ही वो दिखाई दे रही है, लेकिन वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। अब बात करते हैं एयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एयर हेल्प करती है हमें सरवाइव करने में। अगर हवा नहीं होगी तो हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, और लाइफ इस अर्थ पर पॉसिबल होगी ही नहीं। So oxygen in the air is required for respiration and carbon dioxide is required for photosynthesis। तो photosynthesis होगी तब ऑक्सीजन निकलेगी, और ऑक्सीजन का यूज करके जब रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इस तरह जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एयर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, स्पेशली फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो एयर सब जगह एक जैसी नहीं होती। जगह से जगह मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑल्टीट्यूड में फ़र्क, लो ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड, इन सब में हवा अलग होती है। तो ये डिफरेंस होता है बिकॉज़ ऑफ द पॉल्यूशन। कहाँ कितना पॉल्यूशन है, तो एयर की कॉम्पोजिशन अलग होगी। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी ये जो कॉम्पोजिशन है ये अलग होगी। टेम्परेचर से भी कॉम्पोजिशन अलग होगी, और इवन ह्यूमिडिटी की वजह से भी कॉम्पोजिशन एयर की डिफ़र करती है जगह से जगह पर। राइट। अब इसमें जो 4/5 पार्ट है हवा का, वो नाइट्रोजन गैस है। जो 1/5 पार्ट है वो है ऑक्सीजन गैस, और ये जो थोड़ा सा बचता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नोबल गैसेस जैसे कि आर्गन है, इसमें आपको वाटर वेपर्स मिलेंगे, और इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे और कुछ और गैसेस भी होंगे। ये और गैसेस जगह से जगह वेरी करती हैं। क्लियर हो गई बात? तो वाटर वेपर्स जो है, अगर आप सी लेवल पर आओगे तो वाटर वेपर्स ऑलमोस्ट 1% होते हैं हवा में, और यही अगर आप किसी और जगह पर चले जाओगे तो वहां पर 0.4% वाटर वेपर्स देखे जाते हैं हवा में। क्लियर है? वाटर वेपर्स वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर में सबसे पहली आती है ऑक्सीजन, जिसमें जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और ये बर्निंग और कंबशन को सपोर्ट करती है। तो ये एक तरह की एक्टिव गैस होती है जो इजीली रिएक्ट कर जाती है आसपास की चीज़ों के साथ। वहीं पर नाइट्रोजन एक इनएक्टिव गैस होती है जो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है, रैपिड बर्निंग को प्रिवेंट करती है। तो बेसिकली ये इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन ये एयर का बैलेंस बनाए रखती है, एयर के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ये प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है, स्पेशली नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी में, प्लांट्स में, हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। आगे बढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल दो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती है, 0.03 टू 0.4%, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और ये अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखती हैं। तो ये हीट को ट्रैप करती हैं, और हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तभी जब सन चला जाता है तो एकदम ठंडा नहीं हो जाता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो इम्प्योरिटीज़ में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेचर कैसा होता है, इन इम्प्योरिटीज़ का जो अमाउंट है हमारी हवा में वो वेरिएबल होता है, एक जैसा नहीं होता। जगह जगह के हिसाब से ये सारी इम्प्योरिटीज़ वेरी करती हैं।
इतनी बात क्लियर है। अब शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ एयर से। तो एयर जो है ना, उसे पहले ना एक सिंगल सब्सटेंस समझा जाता था कुछ समय पहले, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना योगदान दिया और उन्होंने बताया कि एयर एक एक सिंगल चीज से नहीं बनी हुई, एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, बल्कि एयर एक मिक्सचर है जिसमें कुछ एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं जॉन मेयो, हु इन 1674 उन्होंने बताया, प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और उन्होंने कुछ एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। नाम नहीं दिया, सिर्फ आइडेंटिफाई किया, और इससे हमें पता चला कि एयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट बट एयर इज अ मिक्सचर। दूसरी चीज़, दूसरी बार फिर आए 1774 में जोसेफ प्रेस्ले, उन्होंने बोला कि ये जो गैसेस प्रेजेंट है ना, ये जो एक्टिव गैस प्रेजेंट है हवा में, ये ऑक्सीजन है। सो ही आइडेंटिफाई दिस गैस ऑक्सीजन, और इन्होंने बोला कि दिस इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस जो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटनी लुविजियर आए इन 1789, और इन्होंने बोला कि ये जो एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, इनको एक नाम दे दिया। जैसे एक्टिव कंपोनेंट ऑक्सीजन, इनएक्टिव कंपोनेंट नाइट्रोजन। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ही गेव साइंटिफिक नेम्स एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एयर कॉम्पोजिशन। पहली बात कि इन्होंने लास्ट में उन्होंने बताया था, प्रेस्ले ने बताया था कि ये जो एक्टिव कंपोनेंट है ना, ये हमारी लाइफ सपोर्टिंग है, ये हमारे लिए यहाँ पर। और अब जब लुवेजियर आए, इन्होंने बोला कि ये जो एक्टिव कंपोनेंट है, ये इसको नाम दिया ऑक्सीजन, और इनएक्टिव कंपोनेंट को नाम दिया नाइट्रोजन। और हमें इस एयर के कॉम्पोजिशन को समझने में उन्होंने बहुत हेल्प की। आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर को समझते हैं। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली हमारे आसपास एक लेयर ऑफ गैसेस है, मतलब गैसेस की एक लेयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं, और कॉमनली हम इसे एयर बुलाते हैं। तो ये हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है हर तरफ से। कहीं लेयर मोटी है, कहीं पतली है, कहीं डेंस है, कहीं पर लेस डेंस है, सिर्फ इतना फर्क है, लेकिन ये हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है। सो इट इज होल्डिंग द एटमॉस्फेयर विद ग्रेविटी। तो बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको अर्थ, मैंने गलत बोला, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको हमारी अर्थ ने ग्रेविटी से होल्ड कर कर रखा है। बात समझ आई? तो क्यों ये गैसेस उड़ के कहीं और नहीं चली जाती? क्यों आज एटमॉस्फेयर का मन किया और ये वीनस के पास या मार्स के पास नहीं चला गया, फिर घूमते-घूमते जुपिटर तक हो आया? बिकॉज़ हमारी अर्थ ने इस एटमॉस्फेयर को एक ग्रेविटी से, अपनी ग्रेविटी से पकड़ कर रखा है। तो बिना ग्रेविटी के गैसेस एयर में मतलब इस स्पेस में एस्केप हो जाती, बट ग्रेविटी है तो नहीं हुई। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हार्मफुल रेडिएशंस जो सन से आती हैं, उनको एब्जॉर्ब करती हैं, और अर्थ में ना एक वार्मथ को भी रिटेन करके रखती हैं, जिससे सन जाने पर, सनसेट होने के बाद एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है। तो इट रिड्यूसेस द एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन डे एंड नाइट। सो आई होप इतना क्लियर है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे ये हमें सन से प्रोटेक्ट करता है, हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं होती हैं, और इससे, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज लिविंग सेल्स को डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है, इवन इनसे स्किन डिजीजेस होने का खतरा भी होता है। तो ये हार्मफुल रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करती हैं, और हम बच जाते हैं। देन टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो ये जो एक्सट्रीम हीट आती है डे टाइम पर, इसको भी प्रिवेंट करती है, और साथ ही साथ रात को एक्सेसिव कूलिंग को भी रोकती है। तो मतलब एक तो एक्सेसिव गैसेस को एंटर नहीं होने देगी, और दूसरा ये जो गैसेस है ना, ये स्लो, मतलब ये जो एयर है ना, गैस हीट को पकड़ के रखेगी और स्लोली इस हीट को रिलीज करेगी, ताकि टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप ना हो जाए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर थिन होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को जाते जाते हैं, ये थिन होता जाता है। मतलब सबसे नीचे एटमॉस्फेयर जो है वो थिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जाएंगे, एटमॉस्फेयर थिन होता जाएगा। ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर थिन होता जाएगा, एंड देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस। तो एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में कोई क्लियर बाउंड्री हमें कभी भी नहीं देखने को मिलती है। एयर प्रेशर और डेंसिटी ऑल्टीट्यूड के साथ कम होते जाते हैं। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज गिवन सम नेम्स विच इज द एटमॉस्फेरिक साइंस, और इसे एरोलॉजी भी बुलाते हैं।
बात क्लियर है? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेरिक साइंस और एरोलॉजी बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने समझा वो यही है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीज होगी, ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीज होगी, वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर है वो थिन होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े हैं। एयर एटमॉस्फेयर के बारे में और थोड़ी सी डिस्कशन। तो ये जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की ना, हमारे पास 4 मेन लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सो टीएसएमटी हैं, राइट? सो ट्रोपोस्फेयर जो बिल्कुल अभी जो हमारे ऊपर है ना, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, और उसके भी ऊपर ना एक एक्सोस्फेयर भी आती है। तो इनको जब क्लास 9 में जाओगे ना, तो और डिटेल में इन गैसेस के बारे में, इन लेयर्स के बारे में पढ़ोगे। तो ट्रोपोस्फेयर मतलब जहाँ पर आप बैठे हो ना, वहाँ से ऊपर 10 किलोमीटर तक ये लेयर है, और इसमें ऑक्सीजन मतलब मोस्ट एयर इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है। इसमें ऑक्सीजन होती है एंड इट इज सूटेबल फॉर रेस्पिरेशन एंड सर्वाइवल। वेदर कंडीशंस की बात करें तो ये एयर, विंड और क्लाउड्स सब कुछ इसी ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, यहाँ पर वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, और वेदर कंडीशंस भी यहीं पर ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इससे ऊपर चले जाओगे तो 10 से लेके 50 किलोमीटर्स तक है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें वही ओजोन लेयर होती है जो हमारे अर्थ को हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाती है। सो इट प्रिवेंट्स हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। क्लियर हो गया? तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब बात करते हैं मीजोस्फेयर की। तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होने के बाद 80 किलोमीटर तक, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, और इस एटमॉस्फेयर, और इसे मीजोस्फेयर बुलाते हैं। तो यहाँ पर मेटेराइट्स होते हैं विच बर्न अप इन दिस लेयर, तो वो इसी एयर में जलते हैं। ठीक है? सो एम फॉर मीजोस्फेयर, एम फॉर मेटेराइट्स। तो ये एम से याद रखना है इसको। देन यहाँ पर होता क्या है, देयर इज फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, जिसकी वजह से ये जल जाते हैं। राइट? कैसे जलते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज बियॉन्ड 80 किलोमीटर टिल द लास्ट, मतलब इसी में थर्मोस्फेयर में ही हम एक एक्सोस्फेयर भी उसी का पार्ट है। सो इट इज़ वेरी थिन, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये आउटर लेयर आती है जो स्पेस के साथ मर्ज कर जाती है। सो दिस इज द क्विक रिकैप फॉर यू। तो आपको ये पढ़ लेना है याद से। तो हाइट आपको पता होनी चाहिए, और हर एक लेयर के की फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की। तो एयर जो होती है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका मास भी होता है, ये प्रेशर भी होता है एयर में, और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। एक बलून भरो, ठीक है? तो एक खाली बलून को पहले एक वेइंग स्केल पे रख दो, फिर उसमें हवा भरने के बाद रखो। तो पहली बात, जब आप उसमें हवा भरोगे तो आप देखोगे कि वो फूल रहा है, क्योंकि आप हवा अंदर डाल रहे हो, तो हवा अपना स्पेस ले रही है। दूसरा मास होता है। तो जब आप एक फूले हुए बलून को एक वेइंग बैलेंस के ऊपर रखोगे, तो अब खाली बलून से ज़्यादा वेट आएगा, है ना? मतलब जो वेट दिखाएगा वो ज़्यादा होगा। तो तीसरा कि ये जो हवा है ना, अगर आप बलून को पंक्चर करते हो ना कहीं से, तो हवा वहाँ से एकदम सारी बाहर निकल आएगी, क्योंकि ये बाहर की तरफ को प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। एंड फोर्थ, इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। तो आप बलून को अगर ऐसे दबाने की कोशिश करोगे ना जहाँ से, तो वो दब भी जाएगा, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है। सिंपल। नेक्स्ट, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, 4 एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम ये चारों चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले इट ऑक्यूपाई स्पेस। सो इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर लेंगे एंड वी विल प्रेस इनटू वाटर। तो एक टम्बलर लो, इसमें पानी डाल दो, और एक खाली टम्बलर लो, ठीक है? एक बीकर में पानी डाला, खाली टम्बलर लिया। अब बाल्टी में सुबह जब नहाते हो ना, तो बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भर दिया। अब वो जो कप है ना आपका, उसको बिल्कुल ऐसे उल्टा करके अब इस पानी में डालने की कोशिश करो। तो आप क्या देखोगे कि आप नहीं डाल पा रहे हो, आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उस कप में हवा है। तो जब वो कप नीचे जाएगा, तो अब पानी जब भरने लगेगा, तो उसमें से बुलबुले उठेंगे, बबल्स आएँगे। सो दिस शोज़, ये जो बबल एस्केप हो रहा है, तो ये शो करता है कि एयर है उसके अंदर, और एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर पानी को उसके अंदर जाना है, तो एयर को बाहर आना पड़ेगा। राइट? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज एयर हैज अ मास। सिंपल। मैंने जो आपको बलून वाला बताया, एन इन्फ्लेटेड बलून इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द बैलेंस स्केल, राइट? नाउ स्केल टिल्ट्स टुवर्ड्स द साइड विद द इन्फ्लेटेड बलून। तो इसका मतलब है कि बलून के पास मास है। खाली और भरे हुए बलून को करके देख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब ये भी इजी है, तो आप एक कैन लो ना जिसमें आपने पानी भरा है और उसको हीट करो, राइट। सो माउथ इज क्लोज्ड टाइटली एंड कैन इज केप्ट असाइड, राइट। अब माउथ को आप टाइटली क्लोज करके कैन को साइड पर रख दो। जब ये कैन ठंडा हो जाएगा तो कैन कोलैप्स होने लग जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जितनी भी स्टीम है ना, अब वो कंडेंस होने लग जाएगी और जो प्रेशर है इनसाइड द कैन वो कम होने लग जाएगा। इसकी वजह से जो आउटसाइड प्रेशर है, बाहर वाला प्रेशर है, वो बढ़ जाएगा। तो बाहर का प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो अब ये जो कैन है ना, ये ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिख के बताऊं तो हॉट एयर, जब आप गर्म कर रहे हो तो हॉट एयर एक्सपैंड करती है और जो कूल एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब जब अंदर हवा ठंडी हो गई, जब आपने उसको साइड पर रख दिया तो अंदर हवा ठंडी हो गई, तो लो प्रेशर बन गया अंदर, और लो प्रेशर बनने की वजह से बॉटल क्रश हो गई, कोलैप्स हो गई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। तो एक लीक प्रूफ सिरिंज ले लो और उसमें सिर्फ हवा भर दो। ठीक है, सिर्फ हवा भरनी है। एंड पिस्टन इज प्रेस्ड, करेक्ट। सो द पिस्टन मूव्स इनवर्ड इजीली, सो एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। आपने ऐसे पिस्टन को खोला, हवा भर दी, अब उसको वापस से बंद कर दो। तो जब आप वापस से बंद करोगे तो एयर आराम से कंप्रेस हो जाएगी और पिस्टन जो है वो इजीली बंद हो जाएगी, अंदर की तरफ को चली जाएगी। सो दिस शोज दैट कि एयर कंप्रेसिबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एयर के जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, ठीक है, एयर में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब ये कंप्रेस हो जा रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है काफ़ी पास आ जा रहे हैं, तो इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड्स नियरली सॉलिड्स और लिक्विड्स तो दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ओनली। नाउ द वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। सो जैसे जैसे लोकेशन और कंडीशंस चेंज होती हैं, एयर का कॉम्पोजिशन अलग होता जाता है। जैसे बोला जाता है कि जब आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो ना, तो धीरे धीरे ब्रेक्स लेके, अगर आप बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ने वाले हो ना, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम लेके, थोड़े दिन लेके आप आगे बढ़ते जाओ, ताकि आप कम ऑक्सीजन से एक्लिमेटाइज़ होते जाओ। तो जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऑक्सीजन कम होती जाती है, एयर का प्रेशर कम होता जाता है विद हाइट, और एयर पतली होती है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है। वैसे ही डीप सी में भी ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए डाइवर्स को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। क्योंकि जैसे नीचे जाओगे, कम ऑक्सीजन होगी, कम ऑक्सीजन होगी तो आपको साँस नहीं ले पाओगे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाओ। देन इंडस्ट्रियल एरियाज में बात करें तो यहाँ पर एयर ना बहुत इम्प्योर होती है, यहाँ पर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो यहाँ पर स्मोक, गैसेस और बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हवा में रिलीज होते हैं, जो इस हवा की कॉम्पोजिशन को बहुत ज़्यादा बदल देते हैं। शुरू करते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ एयर में नाइट्रोजन की यूटिलिटी इन एयर। तो नाइट्रोजन 78 टू 79% है, जैसे हमें पता है। तो ये इनएक्टिव है और इसका जो मेन रोल देखा गया है वो प्लांट की ग्रोथ में, फूड प्रिजर्वेशन में और कंबशन को कंट्रोल करने में देखा गया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट ग्रोथ में? तो प्लांट ग्रोथ के लिए ये बहुत असेंशियल है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। फ्री नाइट्रोजन जितनी भी एयर में प्रेजेंट होती है, ऑल्दो प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, लेकिन दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और फिर ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इस नाइट्रोजन को। सो दीज कंपाउंड्स आर यूज्ड टू फॉर्म प्लांट प्रोटीन्स। तो क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए? क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन्स बनाती है। बात क्लियर हो गई? तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, बट इनको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि कुछ बैक्टीरिया करते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्या होता है? उस समय नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। उसके सिवा नाइट्रिक ऑक्साइड जब फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर और ये नाइट्रिक एसिड बना देती है, विच इज HNO3, राइट। और फिर एसिड रेन होती है, फिर हवा के साथ क्या आता है?
सॉरी, पानी के साथ, रेन वाटर के साथ एसिड आ जाता है, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। तो देखो ये कोई बड़ा छोटा-सा प्रोसेस नहीं है, लाइटनिंग हुई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, फिर इसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट की और फिर बना एक एसिड, नाइट्रिक एसिड, which comes down with rain, करेक्ट। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन सॉइल, अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई प्लांट्स को अपने प्रोटीन्स के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली उसको इतनी ज़्यादा है बट एक्सेस नहीं कर सकते। सो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स इन द सॉइल। सो जितने भी जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉइल में, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बना लेता है। ये कैल्शियम नाइट्रेट पानी में इनसॉल्युबल होता है, राइट, एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इट इज देन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। तो इस तरह प्रोटीन्स बनते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा और ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो प्लांट्स अब इसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर प्रोटीन्स बनाएंगे। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का क्या रोल है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे बीन्स हैं, पी है, इनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे सोलन से नोड्यूल्स होते हैं, इनमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन दे कन्वर्ट इट देम इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स व्हिच आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, राइट। समझ आ गया ना? तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा, कैसे लाइटनिंग से नाइट्रोजन आएगी, कैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स होके आएगी, या फिर कैसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये फूड पैकेजिंग में भी हेल्प होती है, अब क्योंकि ना ये एक ऐसी गैस है जो इनर्ट है, जो अनरिएक्टिव है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, फूड पैकेट्स में, जैसे चिप्स के पैकेट होते हैं ना, उसमें हमने चिप्स तो भर दिए, बाकी आप देखते चिप्स तो थोड़े से हवा ही हवा भरी हुई है। तो वो हवा बेसिकली क्या होती है, इट इज़ फिल्ड इन फूड पैकेट्स, ताकि उनसे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन तो इनर्ट है, ये तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और बैक्टीरियल ग्रोथ को हटाने के लिए नाइट्रोजन फिल की जाती है हमारे फूड पैकेजिंग में। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द फूड फॉर द लॉन्गर टाइम। क्लियर हो गया? अब कैसे ये कंबशन को कंट्रोल करती है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होगा, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अब बात करते हैं फॉर कंट्रोलिंग कंबशन। तो कंबशन को कैसे कंट्रोल करेगी? तो हमें पता है कि भाई ये हमने एक्सपेरिमेंट भी देख लिया है कि ये बिल्कुल भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। इट डाइल्यूट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। तो जो 4/5 हमारी हवा है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करती है, नाइट्रोजन कंट्रोल्स इट। सो बर्निंग इन एयर इज स्लो एंड कंट्रोलेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, राइट। तो जो हमारी प्योर एयर है, इट वुड कॉज रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड बर्निंग, लेकिन उसको पीछे खींचने के लिए, कंट्रोल करने के लिए नाइट्रोजन बैठी है। तो नाइट्रोजन एक तरह से एक फायर कंट्रोलिंग गैस भी मानी जाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ द रोल ऑफ रेन। तो अब रेन में क्या रोल है? एक नेचुरल प्रोसेस है बेसिकली। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो नाइट्रिक एसिड बना देगा और ये एसिड रेन की फॉर्म में हमारी अर्थ पर आएगा। सो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद सॉइल मिनरल्स एंड इट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड दीज कंपाउंड्स फॉर्म प्लांट प्रोटीन्स। तो ये हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो जो पहले हमने रिएक्शन पढ़े ना कि कैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाएगी, फिर नाइट्रिक एसिड फिर से रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो बस वही उसी का कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पर समझाया गया है। समझ आ गया? डाउट होगा तो यू नो वेयर टू कम। कंपोनेंट्स ऑफ एयर में ऑक्सीजन की यूटिलिटी की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन 21% है, इनएक्टिव है और ये रेस्पिरेशन और कंबशन के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रेस्पिरेशन के लिए कैसे है? सो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें हमारे पास फूड है, फूड के ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करेगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये फूड को ऑक्सीडाइज़ कर देगी और इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी जो हम अपनी डेली लाइफ़ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब जो हम एयर इन्हेल करते हैं, वो रिच इन ऑक्सीजन होती है। जब ये हमारी लंग्स तक पहुँचती है तो हमारा ब्लड इसमें से ऑक्सीजन ले लेता है और इन टर्न इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। जब ये ब्लड में जाती है, ब्लड से ये सेल्स में जाती है, तो सेल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये सेल्स में चली जाती है और डिफ्यूजन के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में आ जाती है। एक्सहेल्ड एयर की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, इसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं और इसमें हीट एनर्जी भी होती है। तो इस तरह से हमारी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड की एयर की कॉम्पोजिशन होती है। अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करें तो हम रेस्पायर करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकें, मूव कर सकें और जितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई होगा उतने ही द एनर्जी इज़ यूज्ड ड्यूरिंग दीज़ मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो एनर्जी रिलीज़ होगी और इसको हम अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज़ करेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के में छोटे-छोटे टाइनी-टाइनी पोर्स होते हैं, पढ़े हैं ना हमने फोटोसिंथेसिस में। तो वो टाइनी-टाइनी पोर्स इस ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं थ्रू दिस स्टोमेटा और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। लेकिन एज़ कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उनकी मूवमेंट इतनी नहीं होती है। सो वी प्लांट्स वी ऑल परफॉर्म दीज एक्टिविटीज डेली, लेकिन प्लांट्स को हैवी बॉडीली एक्टिविटीज नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती है। क्लियर है इतना? अब अगर हम कंबशन की बात करें तो कंबशन मतलब बर्निंग, जलना। तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन। तो कोई भी फ्यूल है, कोई भी लकड़ी है, कुछ भी है, सो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं जलेगी। सो इस प्रोसेस में हीट और लाइट रिलीज होते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलिटी इन एयर। तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.03 से 0.4% होने लग गई है और ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, लेकिन उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब कहाँ-कहाँ इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बना सकें। क्लियर है? सो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो इसकी इक्वेशन ऑल्दो आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, लेकिन पता होनी चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, राइट? तो ग्लूकोज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन बैलेंस। तो ऑक्सीजन ना रेस्पिरेशन में यूज होती है। तो जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत है, कंबशन की भी जरूरत है और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ये गैस आएगी ही नहीं, तो ना कंबशन होगी ना रेस्पिरेशन होगी। तो ऑक्सीजन लेवल इन एयर डज नॉट गेट डिप्लीटेड, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स करते रहते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जितने ग्रीन प्लांट्स होंगे वो कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसका अमाउंट कम होगा हमारे एटमॉस्फेयर में और हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी, जो रेस्पिरेशन और कंबशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर वार्मिंग द अर्थ। तो जो हमारी सन रेज हैं, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट है, तो ये सन की रेज हैं। तो इंफ्रारेड रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ, आर ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो हम एयर मतलब सनलाइट आई, इंफ्रारेड रेज आई, जब ये अर्थ ने इनको रिफ्लेक्ट किया, इंसोलेशन हुई, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड इन इंफ्रारेड रेज को ट्रैप करके रख लेती है और इसी ट्रैप होने की वजह से, इन्हीं इंफ्रारेड रेज के ट्रैप होने की वजह से अर्थ वार्म रहती है। क्लियर है? अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट बना के रखती है, जो हमारे अर्थ से हीट को एस्केप नहीं होने देती हैं स्पेस में। इसकी वजह से हमारी अर्थ में एक वार्मथनेस रहती है।
और इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का भी बड़ा अच्छा रिश्ता है, क्योंकि द सोर्स ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, इट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज एंड इवन द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, तो इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रही है तो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है एटमॉस्फेयर में, अब इंफ्रारेड रेज आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं अर्थ के सरफेस से, लेकिन अब सारी की सारी एस्केप नहीं हो पा रही हैं, वो पहले भी नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैप होके रह जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। क्लियर हुआ आपको? तो हमें इन पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा और हमें एफॉरेस्टेशन पर भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, तो हम रिड्यूस कर दें बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस को कंट्रोल करें और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज का यूज करें। बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एयर में वाटर वेपर की यूटिलिटी की, तो वाटर वेपर्स ना वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और ये डिपेंड करता है वहाँ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। तो ये जो इम्पोर्टेंस है वाटर वेपर्स की, ये क्या है? तो एक तो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, देन रेन, मिस्ट और ड्यू प्रोड्यूस करते हैं, देन इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अराउंड अस आर डिटर्मिन्ड बाय वाटर वेपर एज वेल। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल एक नेचुरल सोर्स है हमारे लिए पानी का, और ये प्लांट्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चर सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये वाटर वेपर के ऊपर ही डिपेंड करता है। वाटर वेपर्स होंगे, वाटर वेपर्स इवेपोरेट होंगे, तभी तो बारिश आएगी। सो रेयर गैसेस आर प्रेजेंट इन द, देयर आर सम रेयर और इनर्ट गैसेस विच आर अगेन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ चुके हैं। तो मोस्टली ये इनर्ट और अनरिएक्टिव होती हैं, जैसे हमारी नोबल और इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सारी की सारी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ हीलियम, तो हीलियम से स्टार्ट करें तो हीलियम को वाटर बलून्स में यूज किया जाता है। तो इसमें हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है और वो डीप डाइवर्स उनका यूज करते हैं। तो हीलियम इनर्ट है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, राइट? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हीलियम इनर्ट है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इट प्रोड्यूसेस वेरी लो टेम्परेचर, और ये जो वेल्डिंग का काम है ना, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये याद रखने हैं ये सारे इंपॉर्टेंस, राइट? नाउ नियॉन, सो नियॉन, नियॉन साइन एडवर्टीजमेंट्स में यूज किया, वो जो बड़ी ज्यादा चमकते हुए होती है ना, जो दूर से दिख जाती हैं, बस वही। तो ये ब्राइट रेड ग्लो करती हैं विद इलेक्ट्रिक, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम। तो जब इस गैस से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो ये ब्राइट एकदम ना ग्लो करती हैं। सो द कलर कैन बी चेंज्ड बाय मिक्सिंग अदर गैसेस, तो एक तो रेड होती ही हैं, लेकिन इनको बाकी गैसेस को मिक्स करके इनके कलर को चेंज किया जा सकता है। आर्गन की बात करें तो ये हमारे बल्ब के फिलामेंट्स में होती हैं, और ये बल्ब के फिलामेंट की बर्निंग को रोकती हैं। तो ये भी एक इनर्ट गैस है और ये हॉट मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो आई होप क्लियर है। कमिंग ऑन टू जीनॉन, तो जीनॉन कहाँ कहाँ यूज करते हैं? फ्लोरोसेंट लैम्प्स, फ्लैश बल्ब्स और लेजर्स में यूज होता है जीनॉन। ये इंटेंस वाइट लाइट एमिट करता है। रेडॉन की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव होता है, जैसे मैंने आपको पहले अच्छा, ये आपको नहीं बताया, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ाया है। तो रेडॉन, रेडॉन, रेडियो एक्टिव, सो रेडॉन इज रेडियो एक्टिव, और ये काफ़ी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको एयर के कंपोनेंट्स, उनकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई है। तो इन सब कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ पॉल्यूटिंग गैसेस भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करती है, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लेकर आती है, और रेन की प्रेसिपिटेशन करती है। अब हम ये समझते हैं कि एयर एक मिक्सचर ही क्यों है, कंपाउंड क्यों नहीं? तो मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कंपाउंड और मिक्सचर में, और बाय एंड ऑफ द डिस्कशन आप मुझे खुद बता पाओगे कि एयर एक कंपाउंड है या मिक्सचर है। तो एयर में बहुत सारी गैसेस हैं जो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं है, इसीलिए एयर को हम एक मिक्सचर बुलाते हैं। जैसे कि क्या वेरिएबल, सबसे पहले हम चीज देखते हैं कि क्या जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, क्या उसका वेरिएबल कॉम्पोजिशन है या फिक्स्ड है? तो अग कंपाउंड्स के हमेशा फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होते हैं, जैसे वाटर में H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनेगा। वहीं पर मिक्सचर का के वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है। सो कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। तो एयर का कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन तो है नहीं।
हाई ऑल्टीट्यूड में चले जाओ तो ऑक्सीजन कम होती है, नीचे आ जाओ तो ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो इट इज़ अ मिक्सचर। सेकंड, डेफिनिट एंड नो डेफिनिट प्रॉपर्टीज़, तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डेफिनिट होती है, जैसे वाटर है तो इसकी एक डेफिनिट प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिलेंगी, वहीं पर मिक्सचर की डेफिनिट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, करेक्ट? नेक्स्ट, तो इसको ना हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम कैंडल को अगर बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में तो ब्राइट होगी, अगर नाइट्रोजन में बर्न कर रहे हैं तो वो बुझ जाएगी, वो जलेगी ही नहीं। मॉडरेटली वो एयर में बर्न हो जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना एयर की, दे आर द एवरेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब वो एवरेज में है प्रॉपर्टीज, राइट? जैसे साल के एंड में आपके सारे मार्क्स को एवरेज करके आपको एक मार्क दिया जाता है ना कि हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में इतने मार्क्स है, बस वैसे ही एवरेज है ये प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट, कंपाउंड्स और मिक्सचर के सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, तो कंपाउंड्स को हम फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर्स को कर सकते हैं। तो अगर हम लिक्विड एयर की बात करें, इट हैज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल मेथड से, यानी कि ये एक मिक्सचर है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है, जैसे H2O, जैसे कि CaCO3, दीज आर द कंपाउंड्स। वहीं पर मिक्सचर्स का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि एयर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, हेंस इट इज अ मिक्सचर। तो यही सारी चीजें मैंने कंक्लूड करके यहाँ पर लिखी हैं। एयर का वेरिएबल कॉम्पोजिशन, नो डेफिनेट प्रॉपर्टीज, फिजिकली हम इसके कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, और इसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। सो दिस शोज दैट एयर इज अ मिक्सचर। क्लियर हो गई आपको बात? कहीं पर कोई भी डाउट हो, आज क्वेश्चन सेक्शन पे पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करो। नाउ कमिंग ऑन टू द बैलेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो amount of gases in air almost remains constant. The balance is maintained by the release of gases into the air and their removal. तो gases release होंगे और gases ऐड हो जाएंगी, मतलब रिमूव होंगी और ऐड हो जाएंगी। जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेंगे और इन टर्न यही प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो इस तरह ना एक जो बैलेंस है गैसेस का वो बना रहता है। सो दिस मेंटेन्स द नेचुरल बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स और डेड और डिकेइंग एनिमल और वेजिटेबल मैटर से ऐड होती है, राइट? तो ये एयर में रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इसके रिमूवल की बात करें तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट से, एब्जॉर्प्शन इन वाटर बॉडीज एंड डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो इस तरह से हवा से ऑक्सीजन रिमूव होती है। फोटोसिंथेसिस में आ जाएगी, वाटर बॉडीज एब्जॉर्ब कर लेंगी, वहीं पर पानी में ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिसॉल्व हो जाती है वाटर में और प्लांट्स इसको यूज कर लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है सबको पता है, फोटोसिंथेसिस से। सिर्फ यही एक तरीका है। रिमूव कैसे होती है, तो रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे कि वुड एंड कोल। तो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में तो नहीं चाहिए, लेकिन लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, हाउ इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर। तो जितने भी हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये रिलीज करते हैं, जो फिक्स की हुई नाइट्रोजन होती है उसको हवा में रिलीज कर देते हैं। देन देर आर बैक्टीरिया विच कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एक्ट करते हैं और फ्री नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन इज देन रिलीज्ड बैक इनटू द एयर, तो ये नाइट्रोजन एयर में वापस से रिलीज हो जाती है। देन कमिंग ऑन टू द रिमूव्ड एयर, तो एयर रिमूव कैसे होती है, मतलब नाइट्रोजन कैसे रिमूव होती है एयर से। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं। ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स। तो ये नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड दे आर यूज्ड इन प्लांट प्रोटीन्स। तो इस तरह ये कहीं ना कहीं नाइट्रोजन यूज हो जाती है और हवा से रिमूव हो जाती है। Now, this is a complete table which I have made for you for a quick recap of this concept. तो इसको जरूर पढ़ लेना।
आगे बढ़ते हैं एयर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एयर और इसकी एप्लीकेशंस वही है जो हमने पढ़ा है, क्विकली रिवाइज करेंगे। तो एयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, कंबशन, वेदर चेंजेस, पॉलिनेशन एंड इवेपोरेशन। तो लाइफ ऑन द अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर, पहली चीज हम सबको पता है। सो ऑक्सीजन इज लेस अवेलेबल, जैसे ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज जो होते हैं दे आर डीप सी, हाई माउंटेन्स एंड स्पेसेस एंड माइंस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। वहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज किया जाता है बाय डीप डाइवर्स एस्ट्रोनॉट्स, माउंटेनियर्स एंड माइनर्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दोज प्लेसेस। नाउ हम ऑक्सीजन टेंट्स का भी यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है और साथ ही साथ उन पेशेंट्स को जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी यूज किया जाता है। एयर इन बर्निंग डिवाइसेस जैसे कि केरोसिन स्टोव्स में, सो वर्क्स ऑन द एयर प्रेशर एंड एयर पुशेस द केरोसिन इनटू द जेट होल फॉर बर्निंग। तो एयर क्या करती है, इस केरोसिन को जेट होल में पुश करती है और जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर एयर प्रेशर होता है, वो केरोसिन को पुश करेगी और इससे ये केरोसिन जलेगा। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एयर इन मशीनरी। तो मशीनरी में, व्हीकल्स में जो हमारे टायर्स होते हैं, मतलब गाड़ियों के टायर्स होते हैं, कुशनिंग में, स्मूथ मूवमेंट में, ब्रेक के मैकेनिज्म में, इवन कॉम्प्रेस्ड एयर में भी एयर यूज होती है, मतलब इट वर्क्स यूजिंग द कॉम्प्रेस्ड एयर ऑल्सो। कॉम्प्रेस्ड एयर की फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं। अब पंप्स और सिफिल्स की बात करें तो दीज वर्क ऑन प्रेशर एंड दे आर यूज्ड इन लिफ्टिंग एंड ट्रांसफरिंग द लिक्विड्स। आगे चलते हैं एयर एंड वेदर चेंजेस। सो वेदर चेंजेस आर रिलेटेड टू द एयर। अब हॉट वेव्स है, कोल्ड वेव्स है, डस्ट स्टॉर्म्स है, वो हमारे आसपास के टेम्परेचर और हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं एयर एंड इवेपोरेशन। तो एयर की स्पीड से इवेपोरेशन होती है, वेट क्लोथ से मॉइस्चर चला जाता है, स्किन से भी मॉइस्चर रिमूव हो जाता है और जैसे इवेपोरेशन फास्टर, जितनी हवा ज़्यादा होगी इवेपोरेशन फास्टर होगी और उतना हमें ना कूलिंग इफेक्ट आएगा। अब एयर ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में हमें पता है, हमने क्लास 6 में ही पढ़ लिया है, पॉलिनेशन के लिए विंड बड़ा ही अच्छा काम करती है। तो हवा आती है, पॉलेन्स उड़ते हैं, अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। सो डिस्पर्सेस pollen grains and it also helps in fertilization. Then the dispersal of seeds, air is helpful in dispersal of seeds and this ensures the growth of plants at different places. तो इतना आपको क्लियर हो गया। ये तो वो था जो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा फर्ज था बताना, मैंने बता दिया। तो यही था आज का हमारा डिस्कशन चैप्टर से रिलेटेड और अब हम क्विकली कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज इट हैज अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, नहीं। इट हैज अ केमिकल फॉर्मूला, नहीं। shows the average properties of its components, so correct. Okay, so cannot be separated into components, so नहीं। So the gas present in the maximum amount in air is, कौन सी है वो gas? So that is nitrogen. Coming on to the next question, which gas supports burning? तो सबको पता है, combustion, sorry, so it is oxygen. The layer of atmosphere where weather changes occur is, तो वेदर चेंजेस किस लेयर में होते हैं? ये होते हैं हमारे आसपास, हमारे ऊपर वाली लेयर में, that is troposphere. Coming on to the next question, the ozone layer is present in, तो ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट होती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर? सो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। अ कैंडल बर्न्स ब्राइटेस्ट इन ऑक्सीजन। क्यों? क्यों कैंडल ब्राइटेस्ट बर्न करती है ऑक्सीजन में? क्योंकि ऑक्सीजन इज लाइटर देन एयर? नो, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन वेरी स्ट्रांगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाते हैं हवा कम होती जाती है, अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीजेज, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता जाता है। नाउ द नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग बिकॉज, तो नाइट्रोजन क्यों नहीं सपोर्ट करती है? क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव गैस है, ये एक इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है। Water droplets form on the outside of the cold tumbler because, तो एक कोल्ड टम्बलर के साइड में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो बाहर से पानी आता है ना, जब हम वाटर वेपर्स की टेस्टिंग करते हैं तो जो बाहर, जैसे आइस डाल के ग्लास टम्बलर में रख दी आपने, इसमें आपने आइस डाल दी, ठीक है। अब ये ग्लास का सरफेस ठंडा हो गया बाहर वाला, आसपास की हवा जब इसके कांटेक्ट में आएगी और उसमें जो वाटर वेपर्स होंगे वो आके यहाँ पर स्टिक हो जाएंगे।
सो इसकी वजह से यहाँ पर कंडेंसेशन देखने को मिलेगी। सो वाटर वेपर्स दे कंडेंसेस फ्रॉम एयर। नाउ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एयर इज पास थ्रू इट इज ड्यू टू, तो ये किस वजह से होता है, मैंने आपको बताया है, दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ व्हाट इज लाइम वाटर? इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। डीप सी डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन कम होती है, सो द ऑक्सीजन इज लेस अवेलेबल एट द ग्रेटर डेप्थ्स। नाउ द टायर ऑफ व्हीकल्स आर फिल्ड विद एयर, क्यों? क्योंकि एयर कॉम्प्रेसिबल होती है, तो जब टायर चलते हैं तो कॉम्प्रेस हो के आराम से ऐसे घूमती हुई दौड़ती हुई गाड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज फिल्ड इन फूड पैकेट्स, क्यों? बताओ मुझे। क्योंकि नाइट्रोजन नॉन रिएक्टिव गैस है, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है और ना ही ये बैक्टीरियल ग्रोथ होने देती है। प्लांट्स ग्रोइंग एट हाई ऑल्टीट्यूड शो स्लो रेस्पिरेशन, क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हायर ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं उनमें स्लो रेस्पिरेशन देखी जाती है, क्योंकि लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, राइट। आगे, इफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एयर, तो क्या होगा? तो ऑक्सीजन वायलेंट हो जाएगी और ऑक्सीजन बर्निंग इतनी ज्यादा होगी, रेस्पिरेशन विल स्टॉप। ओके, सो रेस्पिरेशन रुक जाएगी, राइट, या बर्निंग विल बिकम वेरी रैपिड, यस, तो बर्निंग रैपिड हो जाएगी। नेक्स्ट इज एयर इज कूल्ड एंड लिक्विफाइड मेनली टू, तो एयर को कूल और लिक्विफाई क्यों किया जाता है? टू सेपरेट द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये हमने जब पढ़ा ना कि हम एयर इज अ मिक्सचर और अ कंपाउंड, तो उसमें हमने ये पढ़ा था। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू जो आपको करने हैं। कहीं पर भी डाउट होगा, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हब में तो फ्री है पर बेस्ट है।